Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of various qualitative measures of monetary policy. So in the last lecture we discussed about some quantitative measures of monetary policy. Out of that we have discussed in the last lecture, which are the bank rate or the repo rate and the reverse repo rate and cash reserve ratio and statutory liquidity ratio and the open market operation. So these are the 6 quantitative measures of monetary policy. तो हमने बात की थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप बोल सकते हैं या जितने भी आप मेजर्स बोल सकते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला, उसके अंदर क्या होता है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ओवरऑल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। दूसरे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो ओवरऑल लेवल ऑफ क्रेडिट जो है उसको अफेक्ट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, कुछ एक सिलेक्टिव पर्पसेस के लिए जो लोन दिया जाता है उसको अफेक्ट करते हैं। सो टुडे, आज इस लेक्चर के अंदर हम इसी तरह के जो कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर विद सम ऑफ द क्वालिटेटिव मेजर्स। सो क्वालिटेटिव मेजर्स आप इनको बोल सकते हैं, अगर आपने इनको क्वालिटेटिव मेजर्स नहीं बोला तो आप इनको क्या कह सकते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी जो है वो आप इनको कह सकते हैं। तो जो मर्जी बोल लीजिए, एक ही बात है, चाहे तो आप इनको क्वालिटेटिव मेजर्स बोल लीजिए या इनको आप सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो बोल लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात की थी कि जब हम बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो वो लोन जो है वो हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो लोन है वो कार लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, हाउस लोन ले सकते हैं या टू व्हीलर लोन ले सकते हैं या पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो बहुत तरह के लोन जो हैं वो बैंक हमें प्रोवाइड करवाता है। एक्चुअली ये सारे लोन जो हैं वो क्यों प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हर एक पर्सन है उसकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए बैंक जो है वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कार की जरूरत है, आपने कार परचेज करनी है, तो बैंक आपको होम लोन तो नहीं देगा। अगर आपको कार की जरूरत है तो आप कार लोन लेंगे, अगर आपको घर बनाना है तो आप होम लोन लेंगे, अगर आपको टू व्हीलर खरीदना है तो आप टू व्हीलर लोन लेंगे, अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप एजुकेशन लोन लेंगे, अगर आप अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप बिजनेस लोन लेंगे। तो बहुत तरह के लोन जो हैं वो इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं क्योंकि लोगों की जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वालिटेटिव मेजर्स होंगे इनके अंदर क्या किया जाएगा, मनी सप्लाई को और मनी डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री क्या करते हैं, ऐसे मेथड अडॉप्ट करते हैं जिनके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। जब हमने कंट्रोल की बात की थी तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि कंट्रोल डजंट मीन कि हमने जो एग्रीगेट सप्लाई लेवल है मनी का और एग्रीगेट मनी डिमांड लेवल है हमने उनको कम करना है। कंट्रोल मीन्स कि उनको अपने कंट्रोल में रखना है, मतलब जब जरूरत होगी तो इनका लेवल इंक्रीज किया जाएगा, जब जरूरत होगी तो इनका लेवल जो है वो डिक्रीज भी किया जाएगा। तो दोनों चीजें जो है हम लेके चलेंगे, इंक्रीज वाला एस्पेक्ट भी देखेंगे और डिक्रीज वाला एस्पेक्ट जो है वो भी हम देखेंगे। पर इसमें क्या होगा कि इनके अंदर जो मेथड, जो टेक्निक, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे इनको हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट मींस जो लोन दिया जाता है, ये उस क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे पर सारी तरह के क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर किया था, ये क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टिव पर्पसेस के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है, इसको इसके नाम से अगर हम क्लियर करें तो ये ऐसे मेजर्स हैं जो क्या करते
करते हैं जो कुछ एक सिलेक्टिव पर्पसेस के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है उस क्रेडिट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। मतलब इसमें क्या होगा, अब ये नहीं होगा कि सपोज करो हम चाहते हैं कि हमने लोन ज्यादा देना है, ठीक है, अगर तो हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें हम ऐसे मेथड अडॉप्ट करेंगे जो क्या करेंगे, चाहे बैंक रेट है, चाहे सीआरआर है, चाहे एसएलआर है या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने लोन अमाउंट बढ़ाना है तो क्या होगा, जितने भी तरह का लोन दिया जाता है ये सबको बढ़ा देंगे, और अगर कम करना है तो ये सबको कम कर देंगे। मतलब जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो ओवरऑल सप्लाई लेवल के ऊपर जो है होता है। पर इसमें क्या होगा, हम कुछ पर्पसेस के लिए जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनको तो हम कंट्रोल करेंगे पर कुछ को नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या, सपोज करो कि गवर्नमेंट को लगता है कि बैंक जो है वो लोन जो है वो ज्यादा दे रहे हैं, तो अब बैंकों को क्या करना चाहिए, लोन जो है वो कम देने चाहिए। अब सोचो अगर बैंक जो है वो सारी तरह के लोन पहले से कम देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक क्या कहेगा, बैंक्स को भी आप ऐसा करो भी, अगर मान लीजिए आपसे कोई एजुकेशन लोन लेने के लिए आता है तो उसको दे दो, अगर मान लीजिए कोई कार लोन लेने के लिए आता है या होम लोन लेने के लिए आता है तो मत दो, ठीक है। अगर कोई आपसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेने आता है तो दे दो, अगर कोई आपसे कोई अनप्रोडक्टिव कामों के लिए लोन लेने आता है तो मत दो। मतलब क्या होगा, कुछ पर्पसेस के लिए जो लोन है वो दिए जाएंगे और कुछ के लिए जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बहुत तरह के लोन्स होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे मान लो एमसीक्यूज आ गए आपको गूगल क्विज के अंदर, तो आप क्या करोगे, मान लो 4 ऑप्शंस हैं, आप एक को सिलेक्ट करोगे बीच में से, अब जिसको सिलेक्ट करोगे वही सिलेक्ट होएगा, बाकी तो नहीं होंगे। बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, जिसमें क्या करेंगे, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही कंट्रोल होगा, जिसको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो क्या हैं, आज हम इन चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। सो जो पहला सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर जो है वो क्या है, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। आप इसको मार्जिन नहीं लिखना तो आप इसको मार्जिनल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन ये क्या चीज है, पहले इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हमें बैंक से कोई लोन लेना होता है, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर हमें बैंक से सपोज करो कोई लोन लेना है तो अब हम क्या करें, हम बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो मैंने बैंक को बोला जाके कि मुझे ना 50 लाख का लोन चाहिए। तब ये तो है नहीं कि बैंक जो है वो रेडी बैठा है कि हाँ मैंने जाके 50 लाख का लोन मांगा तो बैंक ने कहा लो जी लो अभी लो, आप तो हमारे बड़े पक्के ग्राहक हो, आप 50 लाख क्या आप तो 1 करोड़ का लोन ले लो जी। तो मैंने क्या किया, मैंने लोन लिया और लेके भाग गया। अब ऐसे तो होगा नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा कि अगर आपने हमसे लोन लेना है तो आपको अपनी कोई ना कोई चीज जो है वो हमारे पास मॉर्टेज के अंदर जो है वो रखनी पड़ेगी। मतलब अपना कोई घर गिरवी रख दीजिए या अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दीजिए, कोई गोल्ड गिरवी रख दीजिए, कोई शॉप गिरवी रख दीजिए, कोई लैंड गिरवी रख दीजिए, कुछ ना कुछ आपको हमारे पास मॉर्टेज के अंदर जो है वो रखना पड़ेगा, ताकि अगर कल को मान लो आप लोन लेके भाग गए तो हम किसको पकड़ेंगे जाके, है ना। तो क्या होगा, हमें अपनी कोई ना कोई चीज जो है वो बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, बिना उस चीज को गिरवी या मॉर्टेज रखे हम बैंक से लोन जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि हमें बैंक के पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, अगर हम बैंक में वो चीज गिरवी रखेंगे तो हमें लोन मिलेगा, अगर गिरवी नहीं रखेंगे तो लोन नहीं मिलेगा। तो सपोज करो कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक घर था, तो मेरा हाउस जो है वो था मान लो 60 लाख का, ठीक है, मेरे घर की जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपीस है। तो मैंने बैंक के अंदर वो 60 लाख का घर जो है वो गिरवी रख दिया कि लो जी ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको अपने पास रख लीजिए और मुझे लोन दे दीजिए। अगर कल को मैं भाग गया तो मेरा घर आपके पास गिरवी पड़ा है, तो आप उसको बेच लेना, बेच के और अपने पैसे जो है वसूल कर लेना। अब बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन करना है, ठीक है। तो अब बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है ठीक है जी, आपने हमारे पास अपना घर जो है वो मॉर्टेज में रखा, उसकी मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट करवा ली और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 60 लाख रुपए है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, आपका लोन सैंक्शन करते हैं
तो अब जो लोन सैंक्शन हुआ, ठीक है, अब जो लोन सैंक्शन हुआ वो हुआ लेट इट बी की 50 लाख का, ठीक है। अब सोचो कि मैंने बैंक को क्या बोला, मैंने कहा देखो जी मैंने तो अपना घर रखा था 60 लाख का, आपने मुझे लोन दिया 50 लाख का, तो मेरा घर 60 लाख रुपीस का रख के आप उसके बदले में मुझे 50 लाख का लोन क्यों दे रहे हो भाई, 10 लाख बाकी कहां गए भी, चीज मैं आपके पास 60 लाख रुपए की रखूं और उसके बदले में जो आप मुझको लोन प्रोवाइड करवाएं वो 50 लाख का कराएं, ये क्यों भाई। बैंक कहता देखो आपने हमसे लोन लिया 50 लाख का, उसके बदले में आपने हमें 60 लाख का अपना घर जो है वो दे दिया। अगर सपोज करो कि हम क्या करें, अगर हम यहां पे ये 50 की बजाय कर दें 60, मतलब आपने 60 लाख का घर गिरवी रखा, 60 लाख का आपको लोन दे दिया, कल को आपने लोन के पैसे वापस नहीं किए, हम क्या करेंगे, आपका 60 लाख का घर बेचेंगे और अपने 60 लाख जो है वो वसूल कर लेंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 60 लाख रुपी जो हमने आपको लोन दिया था, आपका घर बेच के वो जो 60 लाख रुपी हैं वो तो हम वसूल कर लेंगे, पर उस 60 लाख के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट लेना है आपसे, जो इंटरेस्ट रेट लेना है वो कहां से वसूल करेंगे। मान लीजिए आपने 5 साल तक हमसे लोन लिया, 5 साल में आपने कुछ इंस्टॉलमेंट दी कुछ नहीं दी, ठीक है, एंड में आप मुकर गए भी हमारे पास तो है नहीं जी, ठीक है, आपका घर हमारे पास गिरवी पड़ा था 60 लाख का, इंटरेस्ट लगा के आपका जो टोटल अमाउंट बना, अब 60 का तो आपने लोन लिया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया, तो जो आपका टोटल बना वो बना 75 लाख। अब 60 लाख का आपका घर पड़ा है, 60 लाख तो हम जो है वो वसूल कर लेंगे, पर जो इंटरेस्ट के ऊपर के 15 लाख रुपए हैं वो कहां से लेंगे, बात सोचने वाली है। वो कहता है जितने की चीज आपने हमारे पास गिरवी रखी है अगर उतने का ही लोन आपको दे देंगे, अगर कल को आपने लोन वापस नहीं किया तो हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो वसूल कर लेंगे, पर जितनी देर तक आपने हमारा लोन जो है वो यूज किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो कहां से वसूल करेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे हम, जो आपका लोन जो है अगर हम सैंक्शन करेंगे तो क्या होगा, जितने का आपने हमारे पास चीज गिरवी रखी है हम जो लोन है उतने का सैंक्शन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो आपको लोन दिया जाएगा वो उससे कम दिया जाएगा। लेट इट बी कि हम आपको लोन देते हैं 50 लाख का, ठीक है भाई, अगर कल को मान लो आपने अपना लोन वापस नहीं किया तो हम क्या करेंगे, आपका घर बेचेंगे 60 लाख रुपए में, 50 लाख का हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वसूल कर लेंगे और जो ऊपर से इंटरेस्ट बनता है वो भी वसूल कर लेंगे, तो हमारे तो पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे। सो बैंक क्या करता है, बैंक अगर आपको जितने की चीज आपने बैंक के पास गिरवी रखी है लोन हमेशा उससे कम मिलता है। तब देखो अब आपने चीज गिरवी रखी 60 लाख की, आपको लोन मिला 50 लाख का, कितना मार्जिन रखा, नाम से पकड़वाता हूं वो चीज को, मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज को उसके नाम से क्लियर कर लिया करो। अब नाम से पकड़ो मार्जिन, बैंक ने कितने लाख रुपए का मार्जिन रखा, 60 में से आपको 50 तो दे दिए, मार्जिन कितने का रखा 10 लाख का, तो मैं कहूंगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कितना है 10 लाख। अगर आपने जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MRL, अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि इसके अंदर सबसे तो पहले ये देखिए कि वैल्यू ऑफ मॉर्टेज्ड आर्टिकल जो है वो कितनी है, मतलब जो आपने चीज गिरवी रखी उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो आपकी है 60 लाख। इसमें से माइनस कर दीजिए जो आपका लोन जो है वो क्या हुआ, अप्रूव्ड हुआ, तो आपका लोन अप्रूव हुआ 50 लाख का, तो बीच में जो डिफरेंस है 10 लाख का, ये 10 लाख क्या होंगे, ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन होगा। बात समझ में आई कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है, कि आपने कितने की चीज बैंक के पास जो है वो गिरवी रखी, उसके बदले में आपको कितने का लोन मिला। अब ये तो सीधी सी बात है कि जितने की चीज आप गिरवी रखोगे बैंक के पास उससे कम लोन आपको मिलेगा, ज्यादा तो मिलेगा नहीं। अब ये तो होगा नहीं कि आपने 60 लाख की चीज गिरवी रखी तो बैंक ने आपको जो है उसके बदले में 70 लाख दे दिए, ज्यादा तो देगा नहीं, जब देगा हमेशा कम ही देगा, तो जितना कम देगा
वो क्या होगा, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन होगा। तो ये है एक क्वालिटेटिव मेजर या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। अब इसको यूज कैसे करना है ये हम बात करेंगे जब हम जो अपना लेक्चर लगाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। उसके अंदर हम इस चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। पर उसके लिए जरूरी ये है कि आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, आप इसका फॉर्मूला याद रखिए कि जितने की चीज आपने गिरवी रखी माइनस जितना का आपका लोन अप्रूव हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटेटिव मेजर और फर्स्ट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेकंड हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर आता है उसको हम कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट, अब ये क्या चीज है इसको भी इसके नाम से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड पकड़ते हैं राशनिंग। राशनिंग को आप समझ लीजिए राशन, और राशन से आप समझ लीजिए राशन की दुकान। हमारे क्या होता है, अगर आपको थोड़ा पता हो या आपके पेरेंट्स से आपने कभी देखा हो तो आपके घर पे एक राशन कार्ड होता है ना, जिसपे राशन मिलता है। अब सबको तो चलो नहीं मिलता, जो बीपीएल फैमिलीज हैं सिर्फ गवर्नमेंट ने उनके लिए ही कर दिया है। पहले किसी जमाने के अंदर क्या हुआ था भी सबको राशन मिलता था, तो अब आपके घर पे एक राशन कार्ड होगा। अब कभी अगर आपने उस राशन कार्ड पे नोट किया हो तो क्या होता है, राशन कार्ड के ऊपर आपकी फैमिली के सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, वो जो राशन कार्ड होता है ना उसको एज एन आइडेंटिटी प्रूफ भी यूज करते हैं कि लो जी ये मेरा राशन कार्ड है, तो उसमें मेरा नाम। अब क्वेश्चन उठा कि उस राशन कार्ड पे सारे फैमिली मेंबर के नाम जो है वो क्यों लिखे होते हैं, क्या जरूरत है। ठीक है, पहले तो अभी तो सिर्फ पहले नाम होते थे, आजकल तो साथ में स्नैप भी लगती है भी, जिन लोगों के नाम है राशन कार्ड पे उन सभी की स्नैप भी लगेगी। तो पहले तो ये बात सोचने वाली है कि वो जो राशन कार्ड होता है उसके ऊपर सारे लोगों के नाम क्यों लिखे होते हैं। वो इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने राशन कार्ड के ऊपर आपको राशन देना होता है, तो जितने मेंबर के नाम वहां पे लिखे होते हैं उसके हिसाब से आपको राशन मिलता है। मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड के ऊपर 5 लोगों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपके पापा है, मम्मा है और आप मान लो 3 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो 5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको जो भी राशन मिलेगा वो 5 लोगों के हिसाब से मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड पे 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपके मम्मा है, पापा हैं, आप हैं और आपके ब्रदर या सिस्टर हैं, तो अब वहां पे क्या होगा, 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो अब आपको राशन जो मिलेगा वो 4 लोगों के हिसाब से मिलेगा। सपोज करो कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने पर पर्सन पर मंथ 500 ग्राम ऑफ शुगर जो है वो देनी है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने 500 ग्राम शुगर देनी है पर पर्सन। तो मान लो आपके राशन कार्ड पे 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो आपको पर मंथ 2 kg ऑफ शुगर जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने क्या करना है, पर पर्सन जो है वो क्या करना है 5 kg वीट देना है, पर पर्सन 5 kg ऑफ वीट। और आपके राशन कार्ड पे 4 लोगों के नाम है, तो आपको अल्टीमेटली जो है वो 20 kg वीट जो है वो मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आप राशन की शॉप पे गए, ठीक है, वहां पे जाके अपना राशन कार्ड जो है वो राशन डिपो वाले को दिया, तो उसको बोला कि लो जी हमें शुगर दे दो और साथ में हमें वीट दे दो। पर शुगर हमें देना 3 kg, शुगर हमें देना 3 kg और वीट हमें चाहिए 25 kg। वो कहेगा ऐसे नहीं मिलना भी, अब आपको 3 किलो में शुगर दे दूं और आपको 25 kg ऑफ वीट दे दूं, ऐसे नहीं मिलना। जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही मिलना है, और उसके हिसाब से आपकी बनती है 2 kg ऑफ शुगर और 20 kg ऑफ वीट। बस इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। ये है राशन कार्ड। अब राशन कार्ड से पकड़ लो राशनिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, जब राशन कार्ड है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो राशन आपको मिलना था उसकी एक अपर लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी भी, अब हर पर्सन को इससे ज्यादा नहीं देना।
मतलब हर पर्सन को सपोज करो कि 500 ग्राम ऑफ शुगर मिलनी है तो 500 ग्राम ऑफ शुगर ही मिलनी है, उससे ज्यादा नहीं मिलनी। अगर पर पर्सन को पर मंथ 5 केजी ऑफ वेट मिलना है तो 5 केजी ही मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलना। इसका मतलब राशनिंग, और राशन का मतलब हुआ किसी भी चीज की अपर लिमिट डिसाइड करना, अभी इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो अब अगर हम इसमें पकड़े, अब यहां पे जो राशनिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? राशनिंग हो रही है क्रेडिट की। जो क्रेडिट बैंक्स जो हैं वो अब आगे लोगों को देने वाले हैं, उस क्रेडिट की क्या किया जाएगा? राशनिंग कर दी जाएगी। मतलब उस क्रेडिट की एक अपर लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी। मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया कि देखो भी, अगर आपसे कोई एजुकेशन लोन लेने के लिए आता है तो किसी को भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन नहीं देना। तो अपर लिमिट फिक्स, ठीक है। अब मान लो कि मैंने कार परचेज करनी थी, मैंने जब कार ली थी तो मैंने भी बैंक से लोन लिया था। तो मेरी कार जब आई थी, जो मैंने परचेज की थी, वो आई थी उस टाइम पे 4,15,000 की, 4,15,000। तो 65,000 मैंने डाउन पेमेंट किया था और 3.5 लाख का मैंने बैंक से लोन लिया था। अब मान लो मैं कहूं कि मैंने तो जी मर्सिडीज खरीदनी है, तो मर्सिडीज खरीदनी है, मर्सिडीज आते जी मान लो 2 करोड़ की, अब मेरे पास जो है वो 10 लाख रुपए हैं, तो बैंक मुझे 1 करोड़ 90 लाख रुपए का लोन दे दे। बैंक कहते हैं ऐसे नहीं लोन मिलेगा भी, आप तो मर्सिडीज में घूमो आराम से और हम आपको लोन दें ना। अगर आपने कार लोन लेना है तो कार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आपको 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने? एक अपर लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी भी, इससे ज्यादा लोन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आप ये कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि देखो भाई, जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना वो होती हैं जिनके अंदर 50 लाख रुपए तक लगे होते हैं। तो अगर आप बोलो कि हम तो 2 करोड़ का लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट कहेगी या तो तेरी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, अब तेरी इंडस्ट्री जो है वो तो स्मॉल स्केल में आ गई, ठीक है। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री के नाम पे लोन मांगते हो तो हम आपको 50 लाख से ज्यादा का लोन जो है वो नहीं दे सकते, हमने अपर लिमिट फिक्स की हुई है। सो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो लोन दिए जाते हैं उनकी एक अपर लिमिट फिक्स कर देती है, अभी इससे ज्यादा लोन जो है वो किसी को नहीं देना। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक क्वालिटेटिव मेजर आएगा, अभी हर एक पर्पस के लिए जो लोन दिया जाता है सबके लिए जो अपर लिमिट फिक्स होगी वो अलग अलग होगी, किसी के लिए होगी तो किसी के लिए नहीं भी होगी, ये भी पॉसिबल है। किसी के लिए कम होगी तो किसी के लिए ज्यादा भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर के अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद नंबर 3 जो है हम बात करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिसिटी, ठीक है, पब्लिसिटी। देखो आजकल का जो जमाना है ना वो क्या है, वो पब्लिसिटी का जमाना है भाई। आप क्या करो, चीजों की पब्लिसिटी करो। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी पब्लिसिटी करेगा। ध्यान से समझो, आजकल टाइम किस चीज का है, आजकल टाइम है जो है सोशल मीडिया का। आप कभी एटीएम पे मनी विड्रॉल करने के लिए गए होंगे तो क्या होता है, जो एटीएम की स्क्रीन होती है ना वहां पे क्या चल रहा होता है, कई बार ऐड चल रही होती है ना, भी एजुकेशन लोन इतने % पे लीजिए, गोल्ड लोन जो है वो इतने % पे लीजिए। आप बैंक में जाते हैं, अंदर फ्लेक्स लगे होते हैं, है ना, आप यहाँ मतलब टीवी पे ऐड आती है, वो जो इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी ऐड आती है कि बनाए अपने सपनों का घर, है ना। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेती है। अगर गवर्नमेंट ने लोन जो है वो लोगों को ज्यादा देने होते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या इंटरनेट के ऊपर क्या करेंगे, अपनी जो चीप मॉनेटरी पॉलिसी है, चीप मतलब सस्ती, चीजों को सस्ता कर दिया जाएगा ताकि लोग लोन जो है वो ज्यादा लें, तो उसकी पब्लिसिटी करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने लोन कम देने हैं तो उसकी पब्लिसिटी करेंगे कि देखो जी अब हम लोन देने की हालत में हैं, ठीक है। तो क्या किया जाएगा,
अब जो है फ्लेक्स जो है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, या मतलब वो ऐड करनी ही बंद कर देंगे ताकि लोगों को पता ही ना लगे भी कोई इस तरह के लोन मिल भी रहे हैं। तो क्या होगा, जब लोगों को पता ही नहीं लगेगा तो लोग तो जाएंगे नहीं, जब जाएंगे नहीं तो लोग परचेज करेंगे नहीं, क्या होगा, लोन जो है वो अपने आप ही पहले से कम दिए जाएंगे। सो अगर लोन ज्यादा देने हैं तो उस पॉलिसी की पब्लिसिटी की जाएगी, अगर लोन कम देने हैं तो उसकी पब्लिसिटी की जाएगी। जैसे अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को याद करें तो उसमें हमने बात की थी बैंक रेट की, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, एसएलआर, सीआरआर। अब ये हमें कहां से पता लगता है? अब अगर हर बंदा तो जो है वो आरबीआई की साइट ओपन नहीं करता, तो हमें मोस्टली ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिलती है? न्यूज चैनल से। जिस दिन जो रिजर्व बैंक है उसने अपनी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट अगर इनको चेंज कर दिया तो क्या होगा, टीवी पे उसी टाइम पे जो है वो नीचे न्यूज फ्लैश होनी शुरू हो जाएगी कि द रिजर्व बैंक हैज डिक्रीज्ड द रेपो रेट और इट्स इंक्रीजेस द रेपो रेट और इट चेंजेस द बैंक रेट। ठीक है, वो आ जाएगा। अब बैंक से जो है होम लोन लेना सस्ता हो गया, या बैंक से होम लोन लेना जो है वो महंगा हो गया। ठीक है, इस तरह के एडवर्टीजमेंट जो है वो टीवी पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रख के क्या करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है। थ्रू टीवी कर सकते हैं, थ्रू रेडियो कर सकते हैं, एफएम के थ्रू कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, या मैगजीन में कर सकते हैं, या जो बहुत सारे सर्वेज आते हैं उनमें कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में पता जो है वो लग जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब टाइम आने पर क्रेडिट जो है उसको बढ़ा सकते हैं और टाइम आने पर क्रेडिट जो है उसको हम कम भी कर सकते हैं। नंबर 4 जो है वो होता है, उसको बोलता है डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन क्या है? देखिए, हम जब सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, हम जब बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे तब मैं इसको आपको बहुत डिटेल के अंदर कराऊंगा कि डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है। डायरेक्ट एक्शन के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इट्स अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स और इट्स द हाईएस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। सो जितने भी बाकी बैंक है, either they are the public sector banks or they are the private sector banks or they are the foreign banks, all types of banks work under the guidance of the central bank of that country. Okay, चाहे हम किसी भी फॉरेन बैंक की बात कर लें या प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर लें या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की बात कर लें, all have to work according to the guidelines issued by the central bank time to time. Now अब क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने एक गाइडलाइन इशू कर दी कि जितने भी बैंक्स हमारी इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, इधर दे आर द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर और द फॉरेन बैंक्स, या इधर दे आर द नेशनलाइज्ड बैंक, ऑल बैंक्स हैव टू प्रोवाइड लेसर अमाउंट ऑफ लोन। तो उनको पहले से अब क्या करना पड़ेगा, कम अमाउंट में लोन जो है वो देना पड़ेगा। अब रिजर्व बैंक ने क्या किया, गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी। बीच में से एक बैंक कहता कि ना, हम तो नहीं मानते, हम तो लोन ज्यादा देंगे। अब सोचो, पहली बात तो ये कि वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया, अब आरबीआई ने कहा था लोन कम देने हैं, ठीक है, तो अब वो लोन जो है वो ज्यादा दे रहा है, मतलब वो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या आरबीआई क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन जो है वो ले सकता है। डायरेक्ट एक्शन लेने का मतलब क्या, कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ठीक है, उसकी जो ग्रांट्स हैं वो बंद की जा सकती हैं, उनके जो है मतलब उनकी जो एफिलिएशन है वो कैंसिल की जा सकती है। तो बहुत सारे एक्शन जो हैं वो रिजर्व बैंक अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैंक जो है वो ले सकता है। अगर रिजर्व बैंक ने बोल दिया कि देखो भाई सारे बैंक जो है ना वो लोन ज्यादा देंगे, ठीक है, अब उसने बोल दिया कि आप क्या करो, आप ना जो आपके अपने एजुकेशन लोन है वो ज्यादा दीजिए या हाउस लोन जो है वो ज्यादा दीजिए, तो एक बैंक कहता है कि ना हम तो नहीं देते जी, तो अब उसको तो गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं करेगा, क्या होगा, अगेंस्ट दैट बैंक रिजर्व बैंक हैज टेकन द डायरेक्ट एक्शन। तो वैसे ही क्या होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसके ऊपर फाइन लगाए जा सकते हैं, ठीक है, उसकी ग्रांट्स रोकी जा सकती हैं और उसको किसी और बैंक के अंदर जो है वो मर्ज भी किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द रिजर्व बैंक। सो ये डायरेक्ट एक्शन भी जो है वो लिए जा सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे, उसको हम कहते हैं मॉरल सुएशन।
व्हाट इज मॉरल सुएशन? आप इसको मॉरल सुएशन के बजाय मॉरल प्रेशर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आमतौर पे ना ये जो ऊपर वाला मेजर हमने किया डायरेक्ट एक्शन वाला, ये बहुत लीस्ट केसेस जो हैं उसके अंदर होता है। मोस्टली क्या होता है, जो रिजर्व बैंक है अगर उसने कोई ऑर्डर फॉलो कर दिया तो क्या होगा, जो भी अपने कमर्शियल बैंक्स होंगे दे हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर्स, उसको वो ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको पता है कि अगर मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, मेरे अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। वो क्या करता है, रिजर्व बैंक जो है वो मॉरल सुएशन की हेल्प जो है वो लेता है। मॉरल सुएशन में क्या होता है, वो उसको मोटिवेट करता है मॉरली इन द सेंस कि अब आरबीआई जो है वो क्या करेगा, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट इन द सेंस वो कहेगा कि देखो यार अब ना जो है डिप्रेशन चल रही है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो हमें इसको ठीक करना है, तो प्लीज मेरी ना रिक्वेस्ट है आप ना प्लीज लोन ज्यादा दे दो, ठीक है। या अगर मान लो कि इन्फ्लेशन चल रही है, अब उसको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोगों को पैसे जो हैं वो कम देने हैं, तो सारे बैंक्स को बोलेगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं या फॉरेन बैंक्स हैं, उनको बोलेगा कि यार प्लीज, ठीक है, पहले ही इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो प्लीज लोन जो है ना थोड़ा कम दो ताकि हम इन्फ्लेशन को सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। अब रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, वो कमर्शियल बैंक्स को प्लीज बोल रहा है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज लोन जो है वो कम देना। पर प्लीज का मतलब जो है ना, उसका प्लीज नहीं है, उसके प्लीज के अंदर भी ऑर्डर है भी भैया अभी तो कर रहा हूं रिक्वेस्ट, अभी तो कर रहा हूं मैं प्यार से बात, ठीक है, भी प्लीज लोन कम देना, प्लीज लोन ज्यादा देना, ठीक है। अगर नहीं माने, मेरी प्लीज की भाषा आपकी समझ में नहीं आई ना, तो फिर ये नंबर 4 आपके लिए रेडी बैठा है, डायरेक्ट एक्शन ले लूंगा। तो क्या होगा, जब रिजर्व बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको प्लीज की भाषा बोलता है ना, तो अपने आप ही मान जाते हैं। हम एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी क्लास में आपके सर आते हैं और आपके सर आपको कहते हैं कि बेटा प्लीज कल ना हम आधा घंटा क्लास ज्यादा लगाएंगे, सो प्लीज सारे आ जाना, ओके। सो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सर जो हैं वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सुबह ना आधा घंटा क्लास फालतू लगानी है तो आधा घंटा जल्दी स्कूल आ जाना। इसका मतलब ये है कि सुबह सबने आधा घंटा पहले आना है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर टीचर एंड यू हैव टू फॉलो दैट। अगर आप नहीं फॉलो करोगे ना तो फिर क्या होगा, फिर आपके अगेंस्ट क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। ये मॉरल सुएशन में क्या किया जाता है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, वो मॉरली परसुएड करता है, उनको मोटिवेट करता है बैंक्स को, सो दैट दे फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। एंड इफ दे डोंट एग्री टू फॉलो दैट, क्या होगा, उनके अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट एक्शन जो है वो ले लिए जाएंगे। उसमें उनको बहुत सारी पेनल्टीज जो है वो पड़ सकती हैं। दीज आर 5 सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स जो एक सेंट्रल बैंक जो है वो यूज करता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्या क्या हो सकते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन हो सकता है, वो ये फिक्स कर सकता है। इसमें क्या होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि अगर कोई पर्सन आपके पास इतने रुपीस की जो है अमाउंट जो है उसकी कमोडिटी आपके पास मॉर्टेज में रखता है, तो उसका कितना परसेंट आपने लोन देना है। लेट इट बी कि वो कहता है कि अब जितने की चीज आपके पास मॉर्टेज में आए उसका 80% जो है ना वो आप लोन दे देना। 80% मींस कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने आपके पास 50 लाख की चीज गिरवी रखी, तो उसका 80% मतलब 40 लाख आप लोन दे देना, 10 लाख बीच में अपना मार्जिन रख लेना, तो उसमें वो फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, राशनिंग में वो क्या करते हैं, लोन की या क्रेडिट की जो अपर लिमिट होती है वो उसको डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की पब्लिसिटी की जाती है बाय यूजिंग वेरियस मीडियाज। यहाँ पे जो बैंक सेंट्रल बैंक की बात नहीं मानते उनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो बैंक है वो उनको मॉरली, ठीक है, मॉरली मींस ऑन मोटिवेशनल बेसिस उनको वो क्या करता है, मोटिवेट करता है, सो दैट दे फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। सो दीज आर द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन यूज दीज क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स एंड द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब ये हमने समझ लिए, अब इनको रिवाइज करेंगे
और फिर ये देखेंगे कि हम इनको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. बट दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर, सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.